स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो चलिए अब मुकाबला शुरू करते हैं और इन टॉप 6 उम्मीदवारों को रखते हैं जूरी की कसौटी पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे संबोधन राउंड से। संबोधन राउंड के नियम के मुताबिक हर एक उम्मीदवार 3 मिनट तक जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए संबोधन के विषय हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और अब एक बार फिर अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि इनके हलके की समस्याएं क्या हैं, इनकी हलके और प्रदेश के लिए सोच क्या है और जनता इनको क्यों चुने। और इसके अलावा आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब 3 वार्निंग देंगे। पहली वार्निंग तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा। दूसरी वार्निंग बेल 30 सेकंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग बताएगी कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। जज साहब, आप जरा इस राउंड के बाकी नियम समझा दीजिए। मैं प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा कि आप संबोधन के दौरान या सवाल जवाब के दौरान आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, कोई भी आपका लीडर है, आप उनका नाम नहीं लेंगे। आप चुनाव किस पार्टी से लड़ते हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं, इस बात का इस चैनल को और इस शो को कोई लेना देना नहीं है। ये कार्यक्रम किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर है। मैं जूरी साहिबान से भी कहना चाहूँगा कि जो विषय प्रतिभागियों को दी गए हैं और जैसा इनको कहा गया है, उसी के आधार पर इनकी गुणवत्ता पर ध्यान दें और उसी के अकॉर्डिंग तार्किक ढंग से अंक दें। ये राउंड 30 अंकों का राउंड होगा। इसके बाद सवाल जवाब राउंड होगा, जिसमें से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो 50 अंकों का होगा। और एक 20 अंक का राउंड और है, जो आपके सवाल जवाब और संबोधन के बाद जूरी साहिबान ये तय करेंगे कि आपका व्यक्तित्व और आपकी नेतृत्व क्षमता, उसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे। इन 100 अंकों में से 55 अंक लेने आपको अनिवार्य हैं। 55 अंक मिलेंगे तभी हम मानेंगे कि आपने ये राउंड क्वालिफाई किया है। तो उम्मीद है कि आप सभी उम्मीदवार ये समझ गए होंगे कि आपको तीनों विषयों पर विशेष ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हलके की समस्याएं, आपका विजन और जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनामिका, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रवीण सहग जी से। आप तैयार हैं प्रवीण जी? हाँ जी। आपका समय शुरू होता है अब। श्रीमान जी, जुलाना हलके की मुख्य समस्या किसानों और युवाओं को बेरोजगार के लिए है। यहाँ हमारे गांव में, हमारे हलके में 72 गांव पड़ते हैं, जिसमें से 35-40 गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल सूखे की समस्या है और 18 से 25 गांव ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड की समस्या है। और इस समस्या के समाधान के लिए एक तो युवाओं को वहाँ पर कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, इसके लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता और उनको नौकरी के लिए या तो अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ता है, हल्के से बाहर जाना पड़ता है। इसके समाधान के लिए एक तो वहाँ पर जहाँ पानी कम है, उसके लिए सरकार को उचित तरह से रजबाए और नहरों का निर्माण करना पड़ेगा। और दूसरा, वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ टाउनशिप का निर्माण करना पड़ेगा जुलाने हल्के में, जिससे कि रोजगार युवाओं को मिल सके। और मैं इसके लिए अगर विधायक बनता हूँ या मुझे जनता चुनती है तो मैं इसके लिए अपनी ओर से प्रयास करूँगा और बिल्कुल अपने तरीके से प्रयास भी करूँगा और इसको कामयाब बनाने के लिए तन मन धन से भी लगूँगा। तो मुख्य समस्या यही है सर, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अभी आपका बहुत टाइम बाकी है सर, मेरा टाइम बाकी है तो मैं और कहना चाहूँगा, हमारे जुलाना जो कस्बा है, इसमें श्रीमान जी बिजली, पानी और सड़कों के का भी बुरा हाल है। यहाँ पे पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, अब नगर पालिका को बना दिया गया। एक ये मेन समस्या है कि यहाँ कभी नगर पालिका हो जाती है, कभी नगर पंचायत हो जाती है, तो इससे भी लोगों को बड़ी समस्या पेश आती है। और यहाँ पर कोई ऐसे बड़े कॉलेज और का भी निर्माण नहीं है, आसपास यूनिवर्सिटी भी नहीं हमारे ज़िले में तो पूरे में। तो इसके लिए भी एजुकेशन के मामले में भी हमारा जो ज़िला है बिल्कुल, हल्का भी बिल्कुल पिछड़ा हुआ और ज़िला भी पिछड़ा हुआ है। हमारे हल्के का जो मुख्य पिछड़ापन का कारण है, जो 1989 में चौधरी देवीलाल जी ने जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर वहाँ हमारे को दिया था, कि संजीवनी रेखा दी थी, तो जो उसको बाद में जो कांग्रेस सरकार आई उसको वहाँ से और कहीं ले जाने का काम किया। तो इसके बाद वहाँ का बिल्कुल संरचना जो विकास था वो रुक गया और इसके कारण वहाँ के नौजवानों के साथ भेदभाव हुआ और उन्होंने जो रोज़गार था वो उचित तरीके से उनको मिल नहीं पा रहा। तो इस कारण उनका मनोबल भी डाउन हुआ और आज वो अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। और इसके लिए किसानों के लिए ये है श्रीमान जी कि सरकार ने ऐसा कोई उचित कदम किसी भी सरकार ने नहीं उठाया।
जिसके कारण कि उनकी आर्थिक और जो समस्याएं हैं उनका कोई सही तरीके से समाधान हो सके। तो इसके लिए तो निश्चित तौर पर आपको एक उचित तरीके से सही दिमाग वाला और सही सोच वाला व्यक्ति होगा, उसको विधायक चुनना पड़ेगा। और वो जाके जब विधानसभा में इन बातों को आपकी अच्छी तरह से उठा पाएगा, तब ये इस हल्के का विकास भी हो सकेगा और विकास की ओर हल्का लगातार चल भी सकेगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो इस तरह के कसौटे पर खरा उतरने वाला हो, आप उसको। आपका समय ही समाप्त होता है प्रवीण जी। धन्यवाद श्रीमान जी। हमारे अगले प्रतियोगी सत्यनारायण लाठर जी हैं। लाठर जी तैयार हैं आप? जी सत्यनारायण जी, आपका समय शुरू होता है अब। जी, मेरा समय शुरू होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने इलाके से भली भांति परिचित हूँ। मैं 96 to 99 अपने इलाके का प्रतिनिधि रहा हूँ और मैं हर गांव में हर महीने में जाता था। मैंने 284 करोड़ की परियोजनाएं इलाके को दी, जिसमें सड़कें और नहरें, माइनर और ड्रेन्स वगैरह, पीने का पानी। लेकिन आज हमारे इलाके की बहुत बुरी दुर्दशा है। इन 16-17 सालों में जो मैं सत्ता से दूर हूँ और वहाँ पर जो भी विधायक बना है उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जुलाना को सबसे पहले जींद जिले का सब डिवीज़न बनाने की बड़ी ज़रूरत है। अगर मेरे को दोबारा मौका मिलता है तो मेरा पहला प्रयास ये होगा कि जुलाना को सब डिवीज़न बनाया जाए। और शिक्षा के स्तर पर जहाँ तक बात है, शिक्षा की हमारे वहाँ कोई भी अच्छी संस्था नहीं है, जबकि हमारे पड़ोसी जिलों में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, IIT, पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं, लेकिन हमारे इलाके में कोई संस्था नहीं है। हमारे एक छोटा सा बस स्टैंड मेरे प्रयासों से बना था। उस बस स्टैंड पर बसें नहीं रुकती, बल्कि वहाँ आवारा पशु खड़े रहते हैं। तो इस किस्म की बहुत सी समस्याएं सुरसा की तरह मुँह बाएँ खड़ी हैं। मेरा प्रयास होगा कि जो अधूरे काम हैं उनको पूरा किया जाए और जितनी भी परियोजनाएं अधूरी रहेगी उनको पूरा किया जाए। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो आपने ये चैनल शुरू किया है उसमें भ्रष्टाचार, आज सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले को देख के कोई भी कहता है ये ठग जा रहा है, ये बेईमान जा रहा है, ये राजनीतिक जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं सरकार में MLA रहा, मंत्री रहा, पूरी धरती पर मेरा एक मकान है। आज कोई भी मंत्री रहने के बाद ये नहीं कह सकता भाई मेरा एक धरती पर एक मकान है। 400 गज में मेरा एक मकान है जिसमें पशु भी बांधता हूँ, रहता भी हूँ। तो ईमानदारी और साफ छवि और लोगों में पर जो अपनी पहचान है वो हमने बनाई है। उसी के बलबूते पर मैं पुनः कह सकता हूँ कि लोग मेरे को विधानसभा में भेजेंगे तो लोगों की जो दिक्कतें हैं, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उनको मैं पूरी तरह से निर्वहन करके और लोग अपनी जो इलाके की डिमांड्स हैं उनको पूरा करूँगा। और मैं अपने बारे में ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि जितना भी मेरे से बन सकेगा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए रात दिन मैं ये करूँगा। ये मेरा सबसे बड़ा प्रयास होगा। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि जो भी भाई विधायक के लिए सपना लेकर के आया है वो सबसे पहले ये सोचे कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करना है। अपने घर के लिए ना सोचे, अपने परिवार के लिए ना सोचे। अब तो ये सोचते मैं MLA बन गया, मेरा बेटा बने, बेटे के आगे पोता बने, मेरा रिश्तेदार बने। ये परंपरा एक दूर करनी होगी और भ्रष्टाचार को दूर करना होगा, परिवारवाद से दूर हटना पड़ेगा। 4-4, 5-5 पीढ़ियां आगे से सत्यनारायण जी, आगे। आपके 3 मिनट यहीं पूरे होते हैं। तो अभी तक 2 प्रतियोगियों का संबोधन सुन चुके हैं आप। अब रुख करते हैं राधेश्याम शर्मा जी की ओर। शर्मा जी तैयार हैं आप? हाँ जी। स्वामी जी, आपका समय शुरू होता है अब। खबरें अभी तक के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा की सड़कों का हाल आप सभी जानते हैं। हमारे यहाँ बिजली 2-3 घंटे आती है, पानी जो कोसों दूर है। गांव में महिलाएं आज भी मटका लेकर के दूर दराज से पानी लाती हैं। ऐसी विकट समस्या हमारे साथ है। रोजगार के साधन, अभी आप देखिए कहीं नुक्कड़ पर बैलगाड़ी पर 4-6 लड़के बैठे होंगे और इधर उधर की बातें कर रहे होंगे, क्राइम की बातें कर रहे होंगे। बेरोजगार हैं, काम धंधा है नहीं, तो उनको रोजगार की समस्या। और हमारे यहाँ लुप्त होते जोड़ और तालाब, हमारे कुएं जो कभी हमें पानी दिया करते थे, आज वो लुप्त हो रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट की गति, हमारे यहाँ एक एक बस जो है एक महीने में एक सेंटर पे आती है, हमें बड़ा अफसोस होता है। और हमारे यहाँ खेल परिसर भी नहीं है। और जुलाना मंडी में
इतनी गुंडागर्दी है कि पूछो मत, कि वहाँ पता ही नहीं लगता कि कब क्या हो जाए। रात दिन माँ बहनों से बलात्कार की दुर्घटनाएं वहाँ होती रहती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि ये बलात्कार और बलात्कारियों से माँ बहनों की सुरक्षा हेतु जो है मैं उनसे कदम उठा करके इलाके की समस्याओं का समाधान करूँगा, अगर मुझे टिकट मिलती है तो। बोलिए, अभी 1.5 मिनट है आपके पास। जनता आपको क्यों चुने, आपका विजन क्या है, बताइए। मेरा विज़न जनता इसलिए चुने कि हमारे यहाँ जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, इन समस्याओं से जो लोग तरस रहे हैं वो त्राही त्राही गांव में कर रहे हैं। और उनकी डिमांड है कि कुओं पर जो है माताएं बहनें जो है कुएं लुप्त होते जा रहे हैं, कुएं पर माताएं बहनें जाती हैं और वहाँ उनकी समस्याएं हैं। और सड़क पर आप जाके देखिए, इतनी विकट समस्याएं हैं कि पूछो नहीं। और ये सारी समस्याएं हैं। बस, धन्यवाद। आपका 1 मिनट समय है अभी। थैंक यू स्वामी जी। तो चलिए, 3 पुरुष प्रतियोगियों को सुनने के बाद, इनके संबोधन के बाद रुख करते हैं टॉप 6 तक पहुंचने वाली एकमात्र महिला प्रतियोगी डॉक्टर स्नेहलता की ओर। स्नेहलता जी, तैयार हैं आप? धन्यवाद। अपना समय पूरा लीजिए। 3 मिनट का समय आप लोगों को दिया गया है। अगर आप समय कम लेंगे, आप कम बोलेंगे, तो ना तो आप अपनी बात कह पाएंगे और ना ही जूरी समझ पाएगी कि आपका विजन क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और जनता आपको क्यों चुने। डॉक्टर स्नेहलता जी, आपका समय शुरू होता है। सबसे पहले मैं समस्त जुलाना वासियों की तरफ से जूरी और अनिल जी का धन्यवाद करूंगी कि उनके निष्पक्ष ये जो चयन है, इसके कारण मैं महिला होते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं पिछले 25 वर्ष से मेडिकल प्रोफेशन में प्रैक्टिस का काम कर रही हूँ। तो समस्त जुलाना वासियों से मैं इस तरह से जुड़ी हुई हूँ। ये एक जनसेवा का काम है और हर वर्ग के, निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और हर बच्चा, स्त्री, पुरुष, सब तरह के व्यक्तियों के मैं संपर्क में रहती हूँ। इस तरह से संपर्क में रह के मैं उनकी समस्याओं से रोज़ मेरा संपर्क रहता है। मुझे उनकी समस्याओं के बारे में न सिर्फ ज्ञान होता है, बल्कि एक विश्लेषक की तरह से मैं रोज़ उन पे विचार भी करती हूँ। हमारी अपने भिन्न भिन्न गांव के लोगों से जो लोग आते हैं, उनसे दैनिक दिन प्रतिदिन हम लोग चर्चा करते हैं कि ये समस्या है, इसका किस तरह से समाधान होना चाहिए, क्यों ये समस्या है। मतलब हम हर जो भी क्षेत्र की जो भी ज्वलंत समस्या है, उसका कारण, निवारण और समाधान, इस तरह से हर एक बिंदु पे अपने विचार प्रकट करते हैं। इतना सब देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 20-25 वर्षों में मैं जनता के इतने संपर्क में रही हूँ कि उन्होंने 2005 में मुझे पंचायत समिति का चेयरमैन निर्वाचित किया। एक महिला के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो निर्वाचन होके आती है। नॉमिनेटेड तो हो जाती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में अपने लेवल पे इस तरह से यहाँ इस मुकाम तक पहुँचना, तो इसके लिए मैं एक बार फिर से जुलाना वासियों को बधाई देती हूँ आपके माध्यम से। और अब मैं बताना चाहूँगी कि जुलाना क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। जुलाना एक बहुत ही, यहाँ के जो आम यहाँ की जनता है वो ईमानदार है, कर्मठ है, बहुत ही स्पष्टवादी हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। इसका उन्होंने प्रमाण दिया है। पिछली बार 5 सीटें सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से वोट किया है, तो ये अपने आप में उनकी जागरूकता दिखाती है। और मैं ये चाहूँगी कि इस बार फिर से वो अपनी जागरूकता का प्रमाण दें और एक ऐसे उम्मीदवार को चुन के लाएं जो महिला होते हुए उनसे सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। महिला होने के कारण 50% लोगों से तो मैं महिलाओं से किसी भी समय मेरे से आके मिल सकती हैं, उनको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। और उम्र के इस पड़ाव पे मैं कहना चाहूँगी कि पुरुष और बच्चे, युवा भी मुझसे मिलने में कोई संकोच नहीं होगा। युवा जो है मेरे बच्चे के बराबर हैं और जो पुरुष हैं वो मेरे हम वय के हैं, तो कोई संकोच की बात नहीं रह जाती है। और वहाँ की जो मैं करना चाहूँगी, पहले तौर पे मैं उसको एक सब डिवीज़न बनाना चाहूँगी, ताकि उसके लिए प्रयास करूँगी ताकि वहाँ के ऑफिसेज उनको जीन ना भागना पड़े और उनका खर्चा, टाइम सब कुछ बचे। इसके साथ साथ वो, क्योंकि वहाँ जो भी समस्याएं हैं किसी भी क्षेत्र की, उसके लिए मेन होता है युवा की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो। डॉक्टर स्नेह, आपका समय ही समाप्त होता है। 3 मिनट आपके पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर स्नेहलता के संबोधन के साथ ही टॉप 6 में पहुंचे 4 प्रतियोगियों का संबोधन हम सुन चुके हैं। 2 कैंडिडेट अभी बाकी हैं जिनका संबोधन हमें सुनना है, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।